नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अनिका अब जब मारवा हाउस में अंदर आती है तो अब यहाँ पर देखती है कि किचन में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। इस खुशबू को देखकर अनिका पहचान जाती है कि ये जरूर उसके धनंजय पापा ही किचन में कुछ खाना बना रहे हैं, तभी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और जैसे ही अनिका किचन में जाती है तो ठीक वैसा ही हुआ। धनंजय ने यहाँ पर अनिका और रोहित के लिए खाना बनाया हुआ था और साथ के साथ बच्चों के लिए भी। अनिका को देखकर अब धनंजय रोहित के बारे में पूछते हैं और साथ के साथ एक गिल्ट में भी होते हैं कि कहीं रोहित और अनिका के बीच में लड़ाई तो नहीं हो गई, रोहित अनिका से नाराज तो नहीं हो गया। वहीं दूसरी तरफ वो अभी अनिका को उसके कमरे में भेज देते हैं। तो अनिका भी जब यहाँ पर अपने कमरे में आती है तो यहाँ पर कमरे को देखकर अब अनिका हैरान हो जाती है। अनिका को लगता है कि ये जरूर मिस्टर मारवा नहीं किया होगा, लेकिन कैसे, वो तो मेरे साथ ही थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और जब वो यहाँ पर एक बुक देखती है तो बुके में यहाँ पर उसके बच्चों का नाम था। उसमें बच्चों ने लिखा हुआ था मॉम एंड डैड, ये आप दोनों के लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। इसे देखकर अनिका के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो अब अपने मन में ही सोचती है, इसका मतलब कि ये सारी की सारी मेहनत मेरे बच्चों ने हमारे लिए की है। हाउ स्वीट, इट्स सो ब्यूटीफुल। उम्मीद करती हूँ कि जब मिस्टर मारवा यहाँ पर आएंगे तो ये सब देखकर मिस्टर मारवा को भी ये सब बहुत ही पसंद आएगा। वैसे मैंने तो न जाने क्या क्या सोचा था कि मिस्टर मारवा ने किया होगा, लेकिन ये पॉसिबल तो था ही नहीं। लेकिन मेरे बच्चों ने भी इतना सुंदर मेरे कमरे को सजाया है। सच में मेरे बच्चों ने आज कितनी ही मेहनत की और वो भी हमारे लिए। सच में अब तो लग रहा है कि बच्चे बड़े हो गए हैं। ये सोचते हुए ही अनिका अब अपने कबर्ड से अपने कपड़े निकाल कर अब शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। वहीं इधर दूसरी तरफ बच्चों के रूम में अब तक धनंजय पीरामल भी बच्चों के लिए अपने हाथ से बनाया हुआ खाना लेकर पहुंच गए थे। वहां बच्चों के कमरे के बाहर पहुंचकर धनंजय पीरामल अब बच्चों के कमरे को नॉक करने लगते हैं। तो इधर कुछ ही देर के बाद जब दरवाजा खुला तो सामने अलेक्जेंडर खड़ा था। अलेक्जेंडर ने दरवाजा खोला था, इसलिए अलेक्जेंडर को सामने देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, बेटा काम हो गया। अब यहाँ पर इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है, यस बड़े दादू, काम सब अच्छे तरीके से हो गया है। और देखो ना, आपने भी अपने कहे अनुसार अपना भी काम कर लिया है। आपने हमारे लिए भी डिनर बनाया है। वाओ ना दादू, वाओ, थैंक यू सो मच। इवन आप तो हमारे कमरे में ही हमारा खाना लेकर आ गए। सच में दादू, इसकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, देखो ना। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ चलो अंदर, क्योंकि अगर इतनी खुशबू आ रही है तो अब तक तो पेट को और भी ज्यादा भूख लग गई होगी। इसलिए सबसे पहले हम अपना खाना फिनिश करते हैं। और ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब अलेक्जेंडर के साथ उनके कमरे के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ अलेक्जेंडर अब धनंजय के अंदर आने के बाद अब अपने कमरे के दरवाजे को बंद कर देता है। तो यहाँ पर अब धनंजय पीरामल अब कहते हैं, ओके बच्चों, चलो आ जाओ, चलो जल्दी से अपना डिनर करते हैं, क्योंकि पहले ही आज बहुत ही लेट हो गया है। और वैसे भी मेरे बच्चों ने आज इतनी मेहनत जो की है तो उन्हें डेफिनेटली भूख तो लग ही गई होगी। क्योंकि सच में मेरे गिल्ट को कम करने के लिए आप बच्चों ने कितनी दिल से मेहनत की है, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब यहाँ पर धनंजय की ये बात सुनकर अब आर्यन कहता है, नो दादू, आपको थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। इवन थैंक यू तो हमें कहना चाहिए कि आपने अपने हाथों से हमारे लिए इतना अच्छा खाना बनाया है, इसलिए थैंक यू सो मच दादू। आर्यन की ये बात सुनकर अब यहाँ पर रिया और अलेक्जेंडर भी थैंक यू कहते हैं। तो इधर लतिका अभी कहती है, थैंक यू बड़े मामू, थैंक यू सो मच। अब बच्चों के मुंह से इतना सारा थैंक यू सुनकर अब यहाँ पर धनंजय पीरामल कहते हैं, नो बच्चों, मैंने तो देखो इसलिए खाना बनाया है ना, ताकि मैं अपने गिल्ट को थोड़ा सा कम कर सकूं। भले ही मैं बड़ा हूँ, लेकिन गलती तो गलती ही होती है ना। और देखो ना, मेरी गलती को कम करने के लिए आप लोगों ने भी मेरा साथ दिया है।
इसलिए कोई थैंक यू वैंक यू नहीं, अभी के लिए अपना खाना खाते हैं, क्योंकि थैंक यू तो सच बताऊं तो मुझे बोलना चाहिए। इसलिए बच्चों चलो, ना आप बोलो ना मैं बोलता हूँ, पहले एक एक करके अपने अपने हैंड वॉश करके आओ, उसके बाद हम सब मिलकर खाना खाते हैं। ये कहने के बाद यहाँ पर बच्चे अब बारी बारी से एक एक करके बाथरूम में चले जाते हैं। तो वहीं धनंजय पीरामल अब यहाँ पर सभी की प्लेट में अब खाने के पोर्शन को डाल रहे थे। यहाँ जैसे ही बच्चे अब वापस आए हैं अपने हैंड वॉश करके, तो सभी अब यहाँ पर अपने मील को एंजॉय करने लगते हैं। यहाँ पर अब सच में धनंजय के हाथ का खाना बहुत ही टेस्टी था, इसलिए रिया तो अब धनंजय के तारीफ के पुल ही बांध रही थी। दादू सच में मैं बता नहीं सकती, आपने कितना अच्छा खाना बनाया है, सच में दादू यू आर द बेस्ट दादू इन दिस वर्ल्ड। इधर रिया की ये बात सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ रिया, हो गई तारीफें, अभी देखो जल्दी से खाना खत्म करो। अब ये धनंजय की ये बात सुनकर अब यहाँ पर अब अलेक्जेंडर कहता है, दादू क्या मॉम और डैड वापिस आ गए हैं या वो अभी तक नहीं आए। अलेक्जेंडर की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, बेटा देखो आपकी मम्मा तो आ गई है, लेकिन आपके डैड को आने में अभी भी थोड़ा सा समय लगेगा। वो क्या है ना कि मैं जब किचन में खाना बना रहा था तो आपकी मम्मा उसी टाइम पर ही आ गई थी, और मेरी उससे बात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि रोहित यानी तुम्हारे डैड वो भी किसी काम में उलझे हुए हैं, तो वो बाद में आते हैं। चलो तब तक आप सभी भी अपना मील फिनिश करो और हाँ जल्दी से खा लो। अब ये सुनते ही अब सभी बच्चे अपने अपने मील को एंजॉय करने लगते हैं। तो वहीं इधर दूसरी तरफ अनिका अब तक शावर लेकर अपने कमरे में फिर से वापस आ जाती है, और वो जब यहाँ पर टाइम की तरफ देखती है तो वो अब यही सोचती है, अब तक ये मिस्टर मारवा क्यों नहीं आए हैं, अरे कितना समय हो गया है, उन्होंने तो बोला था कि वो जल्द ही वापस आएंगे, क्योंकि अरे ऐसा भी क्या डेयर दे दिया है उन्होंने खुद को कि वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं। सच में मिस्टर मारवा हद होती है, आप थकते नहीं हैं क्या? वैसे ही सुबह से इतनी सारी प्रिपरेशन में लगे हुए थे, फिर पार्टी को अरेंज किया, फिर वहाँ पर गुलेरिया हाउस के फार्म हाउस में भी कितनी मेहनत की है, और देखो अभी तक वो नहीं लौटे हैं। अनिका अभी ये सब सोचते हुए ही अपने बालों को सुखाने लगती है। हालांकि अनिका भी आज के इसमें थक तो चुकी थी, और अब वो कुछ देर तक अब रोहित का वेट करती है। यहाँ रोहित का वेट करते करते ही अनिका अब अपने बेड पर थोड़ा सा पीछे टिक कर बैठ जाती है, क्योंकि आज पूरे दिन गाउन में रहने की वजह से अनिका थोड़ा सा ज्यादा ही थक गई थी, क्योंकि अनिका को ये सब डालने की आदत नहीं थी, और इधर उसे कब नींद आ जाती है खुद अनिका को भी एहसास नहीं होता। इधर नेक्स्ट डे मॉर्निंग, क्योंकि पूरी की पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है। इधर नेक्स्ट डे मॉर्निंग धनंजय पीरामल भी अभी अपने कमरे में सो रहे थे, क्योंकि बीती रात बच्चों को उनका डिनर कराने के बाद बच्चे भी आराम से सो गए थे। तो इधर बच्चों को डिनर कराने के बाद धनंजय पीरामल भी अपने कमरे में आकर सो गए थे। इधर यहाँ पर वो भी मॉर्निंग में सो ही रहे थे कि तभी उनके कानों में अब अपने फोन के बजने की आवाज आती है। अब यहाँ पर जैसे ही धनंजय के कानों में उसके फ़ोन की आवाज़ आती है, तो अपने इस फ़ोन की आवाज़ को अवॉइड करते हुए धनंजय पीरामल अब अपने पास में रखे हुए पिलो से को उठाकर अब अपने कान पर लगा लेते हैं, और वो यहाँ पर अपने कान को ढकने की कोशिश कर रहे थे ताकि उन्हें इस फ़ोन की रिंगटोन सुनाई ही ना दे, लेकिन उनके फ़ोन की रिंग तो लगातार बजे ही जा रही थी। धनंजय पीरामल ने कई बार ट्राई किया कि वो फ़ोन को भी नहीं पिक करेंगे, लेकिन बार बार यहाँ पर फ़ोन की रिंग बजने से अब धनंजय पीरामल इरिटेट होते हुए अब अपने बेड से उठकर बैठ जाते हैं, क्योंकि बीती रात वो काफ़ी लेट सोए थे, इसकी वजह से वो अभी लेट तक सो रहे थे। और अब वो जैसे ही साइड टेबल से अब अपना फ़ोन उठाकर देखते हैं तो उनके फ़ोन पर यहाँ पर सुबह सुबह राजीव का कॉल आ रहा था। राजीव गुलेरिया का नाम देखकर तो अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अरे सुबह सुबह के 5 बजे इस आदमी को क्या काम आ गया? सच में इस आदमी को भी बिल्कुल भी चैन नहीं है, ना ये दिन देखता है, ना ये रात देखता है, ना सुबह देखता है, ना शाम देखता है। जब मन करता है तभी फ़ोन बजाने लग जाता है। वैसे ये इतनी जल्दी उठ गया है या फिर ये रात को सोया ही नहीं?
क्या क्या ये वैलेंटाइन डे तो मना रहे थे, ये तो किसी के साथ वो भी नहीं कर रहा था, तो इसे क्या हुआ है। खैर अब फोन उठाकर ही इससे पूछना होगा कि इसे इतनी सुबह भी चैन क्यों नहीं है। यहाँ धनंजय पीरामल यही सब सोचते हुए अब फोन को रिसीव करते हुए कहते हैं, हेलो हेलो राजीव, क्या तुझे बिल्कुल भी चैन नहीं है। इधर धनंजय की इस बात पर अब उन्हें सामने से आवाज आती है, ये सब बाद में बात करते हैं कि मुझे चैन है या नहीं। अरे मेरा चैन तो पहले ही गुम हो चुका है, क्योंकि करण अभी तक घर नहीं आया है। क्या तुम जानते हो धनंजय, करण कहाँ है? देखो अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो प्लीज बता दो, क्योंकि कल रात से ही करण घर नहीं आया है। राजीव की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल, जो कि अभी अपनी कच्ची नींद की वजह से अपनी आंखों को ही मसल रहे थे, अब अचानक से उसकी ये बातों को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, क्या मतलब है राजीव तुम्हारा? करण कहाँ है? हाँ क्या कहना क्या चाहते हो? इस बात पर अब राजीव कहता है, वो क्या है ना धनंजय कि करण रात को घर नहीं आया है। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अरे तो वो घर क्यों नहीं आया, इसका क्या मतलब है? अब यहाँ पर राजीव कहते हैं, देख धनंजय, मुझे नहीं पता क्या मतलब है क्या नहीं, मैं पहले से ही करण को लेकर काफी चिंतित हूँ। अगर तुझे करण के बारे में कुछ भी पता है तो देख धनंजय, मुझे साफ साफ बता दे, क्योंकि करण रात से ही घर पर नहीं है, इसलिए प्लीज मुझे बता दे अगर तुझे उसके बारे में कुछ भी पता है तो। यहाँ पर राजीव की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अरे राजीव, वो तो होटल पैराडाइज में होगा ना स्वाति के साथ, क्योंकि कल वैलेंटाइन डे था तो मैंने खुद ही उनके लिए अपने होटल में ही एक रूम बुक किया था, इसलिए वो अगर पूरी रात घर नहीं आया तो डेफिनेटली वो वहाँ पर स्वाति के साथ ही होगा। इसलिए तुम करण की चिंता मत करो, वो आ जाएगा। और वैसे भी करण कोई बच्चा थोड़ी ना है जो वो रास्ता भूल जाएगा या उसे कुछ हो जाएगा, इसलिए चिंता मत करो, वो अपने आप ही आ जाएगा। और हाँ, जिस तरह से तुम बात कर रहे हो ऐसा लग रहा है तुम पूरी रात से ही नहीं सोए हो, इसलिए तुम भी जाओ और चैन की नींद जाकर सो जाओ। अब यहाँ पर धनंजय की इस बात को सुनकर अब राजीव कहता है कि हाँ, मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि कल करण कहाँ था, लेकिन कल में और पूरी रात में बहुत फर्क होता है धनंजय, क्योंकि मैंने वहाँ पर भी फ़ोन किया था। मैंने जब वहाँ होटल में फ़ोन किया तो मुझे वहाँ से पता चला कि वो दोनों तो रात को ही चेकआउट कर चुके हैं। इनफैक्ट वो वहाँ से स्वाति तो वहाँ से निकल भी चुकी है। आकाश ने कल जब मेरे कहने पर अंजलि से पूछा तो अब उसने भी बताया कि स्वाति तो मल्होत्रा हाउस पहुँच गई है, क्योंकि जब वो रात को वहाँ से निकले थे तो स्वाति तो ठीक ठाक मल्होत्रा हाउस में पहुँच गई, लेकिन करण अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं। इसलिए ही मैं तुझसे पूछ रहा हूँ धनंजय कि करण कहाँ पर है। अब राजीव की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो राजीव? अगर ऐसा है तो फिर करण कहाँ है? सच में अब तो मुझे भी उसके बारे में बहुत ही चिंता हो रही है। क्या सच में स्वाति वहाँ पहुँच चुकी है? देख, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंजलि ने ऐसे ही बोल दिया हो। एक बार फिर से आकाश को बोल के वो वहाँ पर कॉल करके पूछे। अब यहाँ पर धनंजय की इस बात को सुनकर अब राजीव कहता है, धनंजय, मैं सब कुछ करके देख चुका हूँ। अंजलि ने खुद बताया है कि स्वाति पहुँच चुकी है, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया है। अब राजीव की इस बात को सुनकर अब धनंजय कहता है, क्या तुमने करण को फोन लगाया? अब इस बात पर अब राजीव कहता है, अरे मैंने करण को एक बार नहीं बल्कि कई बार फोन लगाया है। पहले तो उसका फोन नॉट रीचेबल बता रहा था और उसके बाद तो अब उसका फोन स्विच ऑफ हो गया है। अब राजीव की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ठीक है, फिर एक काम करते हैं, तू जल्दी से रेडी हो जा, मैं बस 1 घंटे में ही गुलेरिया हाउस आ रहा हूँ। उसके बाद ही वहाँ आकर हम करण को ढूंढेंगे, क्योंकि अब उसके बाद ही हम वहाँ पर आकर देखते हैं कि करण को कैसे ढूंढें। अब धनंजय की इस बात पर राजीव कहता है, ठीक है भाई, लेकिन हाँ जल्दी आना, क्योंकि देख मुझे पहले से ही बहुत चिंता हो रही है, कहीं करण को कुछ हो तो नहीं गया है, क्योंकि जब स्वाति रात को ही वापस घर आ चुकी है तो ये करण कहाँ जा सकता है। एक तो पहले ही पिछले कुछ दिनों में जो हमारी फैमिली के साथ हुआ उसे देखकर तो मुझे अब और भी डर लग रहा है। इधर यहाँ पर राजीव की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, देख राजीव, थोड़ा सा धैर्य रख, जरूर करण
ठीक ही होगा, क्योंकि देख जब तक हम उसे ढूंढ नहीं लेते तब तक तो क्या ही कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें इतना ही कहूँगा कि हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि आखिर करण कहाँ जा सकता है। और वैसे भी हाँ, तुम ये भी ठीक ही कह रहे हो, क्योंकि हमारे दुश्मनों की कोई कमी तो नहीं है ना हमारी लाइफ में, लेकिन हाँ, हमारे दुश्मन उसका कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए प्लीज़ मैं वहाँ पर आता हूँ, उसके बाद ही दोनों ही अपनी तरफ से उसे ढूंढते हैं। यहाँ धनंजय पीरामल अब ये कहने के बाद अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और वो अब अपने बेड से उठकर जल्दी से फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि अब तो धनंजय की भी नींद एकदम से ही गायब हो गई थी, क्योंकि उसका जिगरी दोस्त गायब हो गया था। इधर दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में रात भर कोई भी नहीं सोया था, क्योंकि जब राजीव को पता चला था कि करण यहाँ पर नहीं है तो उसे पता चल गया था कि करण वहाँ पर उस होटल में है। इसलिए उसने वहाँ पर कॉल करके पूछा, और जब से उसने पूछा तब से यहाँ पर पूरे ही गुलेरिया परिवार में ये बात आग की तरह फैल चुकी थी कि करण गुलेरिया कहीं मिसिंग है। इसलिए यहाँ पर गुलेरिया परिवार में कोई भी सोया तक नहीं था। अब यहाँ पर आकाश गुलेरिया कहता है, क्या क्या हुआ है? धनंजय अंकल ने कुछ बताया है क्या? पापा कहाँ है पापा? अब यहाँ पर क्योंकि आकाश गुलेरिया के सामने ही राजीव ने धनंजय को कॉल किया था, इसलिए वो राजीव से सीधे ही करण के बारे में पूछते हैं। आकाश की इस बात पर अब राजीव कहता है, एक्चुअली आकाश उसे नहीं पता है कि करण कहाँ है, क्योंकि मैंने उसे इवन उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो कल रात से ही घर पर नहीं आया है। वो तो यही सोच रहा था कि वो होटल में ही होगा। उसे खुद नहीं पता है कि करण रात में होटल पैराडाइज से निकलकर कहाँ गया है। अब राजीव की ये बात सुनते ही अब मयूर गुलेरिया कहता है, मेरे आदमी भी बस रात भर से करण अंकल को ही ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें भी अब तक करण अंकल की कोई भी अपडेट नहीं मिली है कि आखिर वो कहाँ गए। भला ऐसे कैसे वो गायब हो सकते हैं। अब यहाँ पर मयूर की इस बात पर अब आकाश गुलेरिया चिंता से कहता है, मैंने मिस्टर रोहित मारवा का भी फ़ोन ट्राई किया था, लेकिन उसका फ़ोन भी कवरेज एरिया से बाहर है, क्योंकि अगर रोहित को कुछ भी पता हो तो शायद हमें उससे पता चल जाता, लेकिन उसका भी फ़ोन ही नहीं मिल रहा। इधर ये सुनते ही अब श्रेया कहती है, क्या तुमने अनिका का फ़ोन ट्राई किया? क्योंकि आकाश देखो, अगर रोहित का फ़ोन नहीं लग रहा है तो वो दोनों तो साथ में ही होंगे ना। तो क्या तुमने अनिका को कॉल किया था? शायद उसी के थ्रू कुछ पता चले। अब श्रेया की इस बात को सुनकर अब आकाश कहता है, हाँ मैंने ट्राई किया था, लेकिन अनिका का फ़ोन भी स्विच ऑफ बता रहा है, और वैसे भी रात में किसी को भी डिस्टर्ब करना मैंने सही नहीं समझा था, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी श्रेया, और इतनी रात को अगर मैं सबको अलग अलग कॉल करता तो हम तो यहाँ पर परेशान बैठे ही हैं, साथ में वो सब भी परेशान हो जाते। अब यहाँ पर इन सब की बातों को सुनते हुए अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, वैसे करण किस जगह पर जाता है? मेरा मतलब है कि क्या उसका कोई रेगुलर वहाँ आना जाना है, कोई ऐसा प्लेस हो जहाँ पर करण गुलेरिया मोस्टली जाता हो। तो देखो, अगर हमें कुछ ऐसा पता हो तो क्या पता वो भी वहीं गया हो। अब महेंद्र की ये बात सुनते ही अब राजीव आकाश और मयूर को देखता है, क्योंकि राजीव तो हमेशा से ही इन सब से दूर रहता था, तो राजीव को इन सब बातों के बारे में ज्यादा नहीं पता था। इसलिए वो आकाश और मयूर को देखता है कि शायद उन्हें उसके बारे में कुछ पता हो। तो वही राजीव को इस तरह से देखता हुआ देखकर अब आकाश समझ जाता है कि राजीव क्या कहना चाहता है। इसलिए अब आकाश गुलेरिया कहता है, ऐसा तो कुछ नहीं है ऐसा, और इसका तो मुझे भी कोई भी आइडिया नहीं है। यहाँ पर अब सभी करण को लेकर काफी परेशान थे कि आखिर वो होटल से कहाँ जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ इधर मारवा हाउस में धनंजय पीरामल भी अब जब से राजीव का उसे कॉल आया था तब से वो भी काफी बेचैन थे, और वो भी अब बस जल्दी से फ्रेश होकर जल्दी से रेडी हो जाते हैं, और वो अब लगातार अपने फ़ोन से करण गुलेरिया के फ़ोन लगा रहे थे। इधर वो अब अपने फ़ोन को उठाकर अब जल्दी से अपने रूम से बाहर निकलकर मारवा हाउस की पार्किंग एरिया में चले जाते हैं, और वहां पर अब अपनी गाड़ी में बैठकर वो अब अपनी गाड़ी को गुलेरिया हाउस की तरफ लेकर जाने लगते हैं।
क्योंकि उन्हें भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था करण के बारे में। इधर कुछ ही देर की ड्राइविंग के बाद अब वो यहाँ पर गुलेरिया हाउस में आ जाते हैं और वो अपनी गाड़ी को पार्क करने लगते हैं और अब वो अपने तेज कदमों से ही गुलेरिया हाउस के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर धनंजय पीरामल अब गुलेरिया हाउस के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग हॉल में ही एकत्रित हो रखे थे। वो सभी यहाँ पर परेशान बैठे हुए थे। उन सब की आंखें बता रही थी कि वो पूरी रात से सोए नहीं थे। उन्हें ऐसे देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, क्या क्या हुआ है? क्या करण का कुछ पता चला? किसी को उसके बारे में कोई भी अपडेट? इस यहाँ पर धनंजय की इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, भाई अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चला है, उससे कोई कांटेक्ट हो ही नहीं रहा है। हम अपनी तरफ से सब कुछ करके देख चुके हैं। यहाँ अब धनंजय पीरामल अब राजीव गुलेरिया से कहते हैं, क्या लगता है राजीव, वो कहाँ गया होगा? क्या तुम्हें इसका कोई आइडिया है? धनंजय की ये बात सुनते ही अब राजीव टाइम देखकर कहता है, देख धनंजय, अभी 7 बज रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी हमें फ्रेश हो जाना चाहिए, उसके बाद ही हम मल्होत्रा हाउस जाएंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है एक बार हमें मल्होत्रा हाउस जाकर स्वाति मल्होत्रा से खुद इसके बारे में बात करनी चाहिए। क्या पता उसे कुछ पता हो, क्योंकि हमने बस अंजलि के थ्रू ही पता कराया था कि स्वाति वहां पर पहुंच चुकी है, कि रात ज़्यादा हो रखी थी, इसलिए उस समय हमने स्वाति को परेशान करना ठीक नहीं समझा। इसलिए एक बार स्वाति से बात करके देखते हैं। अब यहाँ पर ये सुनते ही अब आकाश गुलेरिया भी अपनी जगह पर से खड़ा होता है और अब वो राजीव से कहता है, मेरे ख्याल से मैं धनंजय अंकल के साथ मल्होत्रा हाउस चला जाता हूँ, तब तक आप यहाँ पर संभालिए। अब यहाँ पर आकाश की इस बात को सुनकर अब राजीव कहता है, ठीक है आकाश, तुम धनंजय के साथ मल्होत्रा हाउस में जाओ। इधर यहाँ पर मैं महेंद्र के साथ पैराडाइज होटल में जाता हूँ। वहाँ की कुछ सीसीटीवी वगैरह को निकाल कर देखता हूँ, या फिर वहाँ से शायद हमें कुछ करण के बारे में पता चले। इसलिए तुम दोनों वहाँ पर निकलो और मैं महेंद्र के साथ यहाँ इधर के लिए निकलता हूँ। राजीव की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ठीक है राजीव, लेकिन जल्दी करो, क्योंकि देखो पूरी रात बीत चुकी है और हमें अब तक करण के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए अब हम और ज़्यादा डील नहीं दे सकते। यहाँ पर अब गुलेरिया परिवार में सभी चेंज करने के लिए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो इधर दूसरी तरफ मारवा हाउस में अनिका की नींद जब यहाँ पर खुली तो अनिका देखती है कि मिस्टर मारवा तो अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं। वो पूरी रात कहाँ पर थे? अनिका को अब यहाँ पर रोहित की काफ़ी ही चिंता हो रही थी कि रोहित ने तो कहा था कि वो अपना डेयर पूरा कर आएगा, लेकिन क्या उसका डेयर अभी तक पूरा नहीं हुआ? और वैसे भी डेयर तो उसका वैलेंटाइन डे के लिए था ना, और जब वो ही बीत गया है तो अब कैसा डेयर? ये सोचकर अनिका अब साइड टेबल पर रखे हुए अब अपने फ़ोन को देखती है तो अब उसे पता चलता है कि उसका फ़ोन तो स्विच ऑफ हो गया था। क्योंकि कल रात को जब अनिका यहाँ पर आई थी तो अनिका इतनी थक गई थी कि वो तो बस थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठी थी, लेकिन उसकी आँख कब लग गई उसे पता नहीं चला, इसलिए वो अपने फ़ोन को चार्ज नहीं कर पाई। या अनिका अब जल्दी से अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगाती है ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ पर अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करके रोहित को कॉल लगा पाए कि आखिर रोहित कहाँ पर है। और तब तक उसने अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगाया, तब तक वो अपने कबर्ड से अपने कपड़े निकाल कर शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। कुछ ही देर के बाद जैसे ही अनिका यहाँ पर शावर लेकर अपने रूम में वापस आती है तो वो रेडी होने लगती है। और कुछ ही देर के बाद अब अनिका रेडी होने के बाद जैसे ही अब वो अपने फ़ोन को स्विच ऑन करती है तो वो यहाँ पर उसमें देखती है कि उसके फ़ोन पर तो आकाश का कॉल आया हुआ था, जो उसे मैसेज में साफ साफ दिखाई दे रहा था। इधर आकाश के कॉल के नोटिफिकेशन को देखकर अब अनिका तुरंत ही आकाश को कॉल बैक करती है कि आखिर आकाश को क्या काम हो गया? क्या गुलेरिया परिवार में सब ठीक तो होगा ना? इसलिए वो जल्दी से अब यहाँ पर कुछ ही देर की रिंग के बाद जब सामने से आवाज़ आती है कि अनिका तुम कहाँ पर हो और तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा था? अनिका तुम ठीक तो हो ना? आकाश की इस बात पर अब अनिका कहती है, आकाश डोंट वरी, मैं ठीक हूँ एंड आई एम सॉरी आकाश, वो क्या है ना कि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज था और मुझे पता भी नहीं चला। वैसे क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? तुम किस लिए फ़ोन कर रहे थे? क्या कुछ हुआ है क्या?
अनिका की इस बात पर अब आकाश गुलेरिया कहता है, अनिका हाँ हुआ है वो पापा। अब आकाश ने इतना ही कहा था कि तब अनिका आकाश की बात को सुनते ही कहती हैं, पापा क्या हुआ पापा को, बताओ आकाश क्या हुआ है पापा को। अनिका की इस बात को सुनकर अब आकाश गुलेरिया कहता है, अनिका पापा पिछली रात से ही घर नहीं आए हैं, इसलिए मैं और धनंजय अंकल उन्हें मल्होत्रा हाउस ढूंढने के लिए जा रहे हैं, वो स्वाति आंटी से मिलने के लिए, क्योंकि कल वो स्वाति आंटी के साथ ही होटल पैराडाइज में थे ना, तो बस इसलिए हम उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। शायद हमें स्वाति आंटी से पापा के बारे में कुछ भी पता चले। इधर आकाश की ये बात सुनते ही अब अनिका एकदम से ही हैरान हो जाती है कि आखिर उसके पापा को क्या हुआ, वो कहाँ जा सकते हैं। और ये सुनते ही अब अनिका कहती है, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई आकाश, मैं पापा को ढूंढती हूँ। अरे जब से तुम्हें इस बात का पता चला था तो तुम्हें तभी के तभी मुझे कॉल करना चाहिए था ना। अब अनिका की इस बात को सुनकर अब आकाश कहता है, वो क्या है ना अनिका, पहले तो मुझे लगा कि शायद पापा आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब पूरी रात नहीं आए तो मैंने तुम्हें कॉल किया था और तुम्हारा फोन स्विच ऑफ बता रहा था। अब यहाँ पर अनिका कहती है, हाँ वो तो हो गया था, लेकिन डोंट वरी आकाश, मैं देखती हूँ, मैं पापा को अपनी तरफ से ढूंढती हूँ। और हाँ, अगर किसी को कुछ भी पापा के बारे में कुछ भी पता चले तो प्लीज मुझे जरूर बताना। अनिका की इस बात पर अब आकाश गुलेरिया कहता है, ठीक है अनिका। यहाँ इधर आकाश से बात करने के बाद अनिका अब अपने रूम से बाहर निकलकर पार्किंग एरिया की तरफ जाने लगती है और साथ ही साथ अब अनिका यहाँ पर रोहित को भी कॉल लगा रही थी, क्योंकि उसे एक तो रोहित के बारे में चिंता थी कि रोहित वापस अभी तक घर क्यों नहीं आया है, और अभी जब अनिका ने रोहित को कॉल लगाया तो उसका फोन अभी नॉट रीचेबल आ रहा था, जिसे देखकर तो अब अनिका की चिंता और भी बढ़ जाती है। एक तो उसके पापा का आता पता नहीं था और ऊपर से रोहित का भी कुछ भी पता नहीं था। अब अनिका यही सोचती है कि आखिर मिस्टर मारवा ने ये कैसा डेर अपने आप को दे दिया है कि वो खुद भी सामने नहीं आ रहे, कहाँ है वो। यही सोचकर अब अनिका सोचती है कि क्यों ना वो चिराग को कॉल लगाए, क्योंकि चिराग को हमेशा से ही मिस्टर मारवा के बारे में पता रहता था। यही सोचकर अनिका अब चिराग को कॉल लगा देती है। इधर कुछ ही देर की रिंग के बाद जब सामने से चिराग ने हेलो कहा तो भी यहाँ पर इस साइड से अब अनिका कहती है, हाँ चिराग, मेरे पापा का कॉल नहीं लग रहा है, तुम क्या उनके बारे में कुछ पता लगा सकते हो। अनिका की इस बात पर अब चिराग कहता है, डोंट वरी मैम, मैं हमारे आदमियों को इस काम पर लगा देता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी हम उनके बारे में कुछ न कुछ पता लगा लेंगे। इधर चिराग की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है। और हाँ चिराग, मिस्टर मारवा कहाँ पर है, क्या उनके बारे में तुम्हें कुछ पता है, क्योंकि उनका फोन भी नहीं लग रहा है और वो भी कल रात से मारवा हाउस नहीं गए हैं। इस बात पर अब चिराग कहता है, ये आप क्या कह रही हैं मैडम, क्या रोहित सर अभी तक नहीं आए हैं। क्योंकि अनिका की इस बात को सुनकर रोहित को भी कुछ, यहाँ पर चिराग को भी खुद अचंभा होता है कि आखिर उसके रोहित सर अभी तक कहाँ है। चिराग की इस बात पर अब अनिका कहती हैं, नहीं वो नहीं आए हैं, तुम्हारे रोहित सर कहाँ है, क्या तुम्हें कोई आइडिया है। अनिका की इस बात पर अब चिराग कहता है, मैडम इस बारे में तो मुझे भी कोई भी पता नहीं है, मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ आप रोहित सर की टेंशन मत लीजिए, वो जहाँ कहीं भी होंगे वो सेफ ही होंगे। चिराग की इस बात पर अनिका कहती है, आई नो चिराग कि वो जहाँ कहीं होंगे ठीक होंगे, लेकिन मेन चीज़ तो ये है ना कि वो कहाँ पर हैं। ठीक है चिराग, एनीवे तुम बस अपने आदमियों को पापा को ढूंढने में लगा दो, और हाँ जैसे ही तुम्हारे आदमियों को या तुम्हें उनके बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे ज़रूर बताना। अनिका की इस बात पर चिराग कहता है, ओके मैडम। और यहाँ अनिका अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और वो अब अपनी ड्राइविंग पर फोकस करती है। एक तरफ जहाँ अनिका भी यहाँ से निकल चुकी थी तो वहीं दूसरी तरफ इधर मल्होत्रा हाउस में भी आकाश गुलेरिया और धनंजय पीरामल ये दोनों ही अभी दरवाजे मल्होत्रा हाउस के बाहर आकर अब वहाँ पर डोरबेल बजाने लगते हैं। इधर कुछ ही देर के बाद जब सामने से दरवाजा खुलता है तो सामने अंजलि मामी खड़ी हुई थी। अंजलि मामी को सामने देखकर अब यहाँ पर धनंजय पीरामल कहते हैं, अंजलि वो श्वेता कहाँ पर है, हमें श्वेता से कुछ बात करनी थी।
धनंजय की इस बात पर अब अंजलि मल्होत्रा कहती है वो अपने कमरे में है, लेकिन पहले आप अंदर तो आओ। क्या दरवाजे से ही आप स्वाति से बातें करके यहाँ से ही पूछकर चले जाओगे क्या? पहले अंदर आओ। इधर अंजलि की इस बात पर अब धनंजय, पीरामल और आकाश दोनों ही भा में अपना सिर हिलाते हैं और अब वो अंजलि के साथ मल्होत्रा हाउस में अंदर आ जाते हैं। तो वहीं इधर अब धनंजय, पीरामल अंदर आने के बाद बस स्वाति को ही आवाज लगा रहे थे। इधर उनकी इस आवाज को सुनकर अब तक सभी हॉल में आ जाते हैं कि आखिर सुबह सुबह ऐसा क्या हो गया है जो इस तरह से स्वाति को आवाजें लगाई जा रही हैं। यहाँ आप धनंजय को वहां पर देखकर अब किशन मल्होत्रा कहते हैं, क्या बात है धनंजय, इतनी सुबह सुबह, और वो भी स्वाति को क्यों बुला रहे हो? क्या कुछ हुआ है क्या? अब इस बात पर इससे पहले धनंजय कुछ भी किशन मल्होत्रा को कहते, तभी अब आकाश कहता है, हाँ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अब ये सभी बात कर ही रहे थे कि तभी अब स्वाति मल्होत्रा भी अपने रूम से बाहर आकर अब रेलिंग के पास खड़ी होती है और वो वहां पर आकर कहती है, आकाश, धनंजय, आप दोनों यहाँ पर? क्योंकि स्वाति ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतनी सुबह सुबह आकाश और धनंजय उसके घर पर उसी को ही आवाज लगाते हुए पहुंच जाएंगे। इसलिए उन दोनों को देखकर अब यहाँ पर स्वाति खुद हैरान होती है कि आखिर इतनी सुबह सुबह वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसलिए अब वो हैरानी में पूछती है, क्या हुआ है धनंजय, सब ठीक तो है ना? या इधर स्वाति की इस आवाज को सुनकर अब धनंजय, पीरामल कहते हैं, स्वाति कुछ ठीक नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि करण कहाँ पर है? अभी धनंजय की ये बात सुनते ही स्वाति मल्होत्रा की हैरानी अब और भी बढ़ जाती है, क्योंकि और अब वो हैरानी से ही स्टेयरकेस से नीचे की तरफ आने लगती है। जैसे ही यहाँ पर स्वाति नीचे आती है तो वो धनंजय से कहती है, करण कहाँ है? इसका क्या मतलब है धनंजय? अरे वो तो गुलेरिया हाउस में ही होगा ना। भला मुझे करण के बारे में क्या पता होगा? तो उसे गुलेरिया हाउस में देखो, क्या करण गुलेरिया हाउस में भी नहीं है? अब स्वाति की इस बात पर अब आकाश गुलेरिया कहता है, एक्चुअली नहीं आंटी, वो क्या है ना कि पापा कल रात से ही गुलेरिया हाउस नहीं आए हैं। इवन कल रात से उनका फोन भी नहीं लग रहा है। हम रात भर बस उन्हीं के आने का ही वेट कर रहे थे, लेकिन वो पूरी रात नहीं आए। अब हमें उनके बारे में चिंता हो रही है और इसलिए हमें लगा कि शायद आपको उनके बारे में कुछ पता होगा, क्योंकि कल आप उनके साथ थी। इधर आकाश की ये बात सुनते ही अब स्वाति कहती है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे सामने ही तो करण गुलेरिया हाउस के लिए निकले थे। यहाँ स्वाति मल्होत्रा अब धनंजय, पीरामल से कहती है, तुम एक काम करो धनंजय, होटल पैराडाइज की सारी CCTV फुटेज यहाँ पर मंगवा लो। मैं अब यहाँ पर स्वाति ने इतना ही कहा था कि तभी अब धनंजय, पीरामल यहाँ स्वाति का हाथ दबा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर करण के बारे में सोच कर स्वाति खुद ये भूल गई थी कि वो अभी तक यहाँ पर सबके सामने ये दिखा रही हैं कि स्वाति मल्होत्रा की याददाश्त चली गई है। इसलिए इससे पहले स्वाति मल्होत्रा कुछ और भी आगे कहती, उससे पहले ही धनंजय ने उसके हाथ पर थोड़ा सा दबा दिया था। और अब यहाँ पर वो खुद कहते हैं कि स्वाति तुम चिंता मत करो, राजीव और महेंद्र वो दोनों वहीं पर होटल पैराडाइज में ही गए हैं। उन्हें जैसे ही वहां से कुछ भी पता चलेगा तो हमें जरूर बता देंगे। वैसे हो ना हो CCTV फुटेज में तो जरूर पता ही चल जाएगा कि आखिर करण किस तरफ गए हैं। इधर धनंजय की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, ठीक है। और यहाँ स्वाति के दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा था। स्वाति को पता था कि यहाँ गरुड़ ही अब उनकी मदद कर सकता है, क्योंकि स्वाति भी यहाँ पर इन सब के सामने ये भी जाहिर नहीं होने दे सकती थी कि उसकी याददाश्त उसकी याददाश्त कभी गई ही नहीं। क्योंकि अगर स्वाति अपनी तरफ से करण को ढूंढने की कोशिश करेगी तो उसे उसके बारे में सबको शक भी हो सकता है। इसलिए लेकिन अब उसको एक होप थी कि उसका जो गरुड़ था, जो उसका हर एक काम करता था, वो जरूर सब जगह उड़कर करण के बारे में उसे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर देगा। यहाँ स्वाति मल्होत्रा इन सभी को ही कहती है, मैं बस चेंज कर अभी आती हूँ। स्वाति की इस बात पर अब धनंजय, पीरामल कहते हैं, ठीक है स्वाति। और यहाँ पर ये कहकर स्वाति मल्होत्रा भी अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा तो अभी जस्ट उठी ही थी, इसलिए वो अभी भी अपने रात के कपड़ों में ही थी। तो यहाँ पर अब अंजलि मल्होत्रा कहती हैं, आप दोनों बैठिए ना, देखिए इस तरह चिंता करने से क्या ही होगा,
ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि आखिर करण कहाँ जा सकते हैं। इधर अंजलि मल्होत्रा की इस बात पर अब आकाश कहता है नहीं, वो क्या है ना कि हमें पापा को ढूंढने के लिए जाना है, हम बस स्वाति आंटी के आने तक का ही वेट कर रहे हैं। ये कहते हुए ही आकाश गुलेरिया अब धनंजय पीरामल को देखने लगता है, क्योंकि आकाश यहाँ पर बिल्कुल एक पल और नहीं रुक पा रहा था, क्योंकि उसे किसी न किसी भी हाल में अपने पापा करण गुलेरिया को ढूंढना था। तो यहाँ धनंजय पीरामल भी अब कहते हैं कि बस स्वाति से मिलकर ही चलते हैं। वहाँ दूसरी तरफ अब अनिका अपनी गाड़ी को दिल्ली की सड़कों पर दौड़ाने लगती है। या अनिका के चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही थी कि आखिर उसके पापा कहाँ जा सकते हैं। एक तो उसकी रोहित से भी बात नहीं हो पा रही थी। तभी यहाँ पर अनिका के फोन पर अनिका का फोन बजने लगता है। आप इस आवाज में अनिका अपने ख्यालों से बाहर आती है और अनिका जैसे ही अपने फोन की स्क्रीन को देखती है तो उस पर चिराग का ही फोन आ रहा था। यहाँ अनिका ने जैसे ही फोन उठाकर कहा कि हाँ चिराग, क्या कुछ पता चला रोहित के बारे में या पापा के बारे में? तो अनिका की इस बात पर अनिका को जो अब चिराग से पता चलता है वो अब एकदम से ही हैरान हो जाती है क्योंकि यहाँ पर अनिका से की चिराग से बात होता हुआ देखकर ऐसा लग रहा था जरूर चिराग ने अनिका को कुछ न कुछ तो ऐसा बताया है जिसे सुनकर अनिका बहुत ही हैरान थी। लेकिन अब वो चिराग से बात करते हुए बाद में कहती है थैंक यू चिराग। और ये कहते हुए ही अनिका अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और वो अब अपने फ़ोन से आकाश गुलेरिया को कॉल लगाने लगती है। इधर कुछ ही देर की रिंग के बाद जब सामने से आकाश की हेलो की आवाज़ आती है तो अब अनिका कहती है आकाश कहाँ पर हो तुम? अब यहाँ पर अनिका की बात को सुनकर अब आकाश कहता है वो अनिका, हम मल्होत्रा हाउस में आए हुए हैं स्वाति आंटी से बात करने के लिए। क्या पापा का कुछ पता चला तुम्हें? अब यहाँ पर अनिका कहती है आकाश, पापा का पता चल गया है। तुम सभी को अभी गुलेरिया हाउस आने के लिए कहो। और हाँ, अगर तुम मल्होत्रा हाउस में हो ही तो वहाँ से माँ को भी अपने साथ लेकर आना। अब यहाँ अनिका की ये बात सुनते ही अब आकाश गुलेरिया कहता है क्या सच में अनिका, पापा का पता चल गया है? अब यहाँ पर अनिका कहती है हाँ आकाश, पापा का पता चल गया है, इसलिए ही तो मैं तुम सबको गुलेरिया हाउस बुला रही हूँ। अभी अनिका की ये बात सुनकर अब आकाश कहता है ठीक है अनिका, मैं सबको लेकर आता हूँ, लेकिन पहले ये तो बताओ कि पापा कहाँ पर हैं, वो ठीक तो है ना? अब इस बात पर अनिका कहती है हाँ बस तुम वहाँ पर जल्दी आ जाओ, मैं वहाँ आने के बाद ही तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, तब तक मैं भी बस गुलेरिया हाउस ही पहुँच रही हूँ। अनिका की इस बात पर अब आकाश गुलेरिया कहता है ठीक है अनिका, हम बस अभी गुलेरिया हाउस पहुँच ही रहे हैं। इधर अनिका भी आकाश से बात करने के बाद अपनी गाड़ी को अब गुलेरिया हाउस के लिए ले लेती है। एक तरफ जहाँ पर अनिका अब अपनी गाड़ी को गुलेरिया हाउस की तरफ मोड़ देती है तो वहीं मल्होत्रा हाउस में भी आकाश गुलेरिया भी धनंजय पीरामल से कहता है अनिका को पापा के बारे में पता चल गया है अंकल। अब आकाश की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं क्या सच में करण के बारे में पता चल गया? वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये सुनते ही अब आकाश कहता है हाँ, हमें पता तो चल गया है, लेकिन अनिका दीदी ने कहा है कि हमें स्वाति आंटी को लेकर गुलेरिया हाउस जाना है। अब ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं ठीक है, जैसा अनिका ने कहा है वैसा ही करते हैं। जैसे ही यहाँ पर स्वाति नीचे आएगी हम उसे गुलेरिया हाउस के लिए लेकर निकल जाएंगे। आकाश, तुम एक काम करो, तुम जल्दी से राजीव को भी कॉल लगा दो कि वो भी गुलेरिया हाउस आ जाए, क्योंकि राजीव और महेंद्र वो दोनों भी तो उन्हें ढूंढने के लिए होटल पैराडाइज ही गए हैं ना। बस एक बार ये करण मिल जाए ना, बस फिर तो इस करण को मैं बताता हूँ। अरे कोई किसी को इतना भी परेशान करता है क्या? पता नहीं कहाँ गायब हो गया था कि हम सबको इतनी चिंता हो रही थी। यहाँ पर अब धनंजय पीरामल को ऐसे देखकर अब अंजलि कहती है जब तक स्वाति आ रही हैं तब तक चाय नाश्ता कर लीजिए ना, क्योंकि देखिए अब तो करण के बारे में भी पता चल गया है, तो अब तो एक कप चाय और नाश्ता कर ही सकते हैं, क्योंकि आप दोनों के चेहरे को देखकर लग रहा है कि आप लोगों ने अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है। अंजलि की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं ठीक है अंजलि, लेकिन हाँ तुम जल्दी लेकर आओ, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वैसे भी अब टेंशन तो करण को लेकर खत्म हो गई है। थैंक गॉड करण के बारे में कुछ तो पता चल गया है।
यहाँ पर अब धनंजय की इस बात पर अब किशन मल्होत्रा कहते हैं, अंजलि ऐसा करो, जस्ट चाय उससे तो क्या ही होगा, तुम ऐसा करो इनके लिए नाश्ता ही लगवा दो। इस बात पर अब अंजलि मल्होत्रा कहती है, बस मुझे 5 मिनट दीजिए, तब तक स्वाति भी नीचे उतर कर आ जाएगी। ये कहते हुए ही अंजलि मामी अब श्वेता से कहती है कि चलो श्वेता मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, वो क्या है ना कि इन्हें जल्दी है, इसलिए आओ जल्दी से मेरी हेल्प करने के लिए किचन में आ जाओ। इधर अपनी मम्मी की ये बात सुनते ही अब श्वेता भी कहती है, जी मम्मी, और यहाँ अंजलि और श्वेता दोनों ही अभी किचन में चली जाती हैं। इधर दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में अनिका की गाड़ी अभी गुलेरिया हाउस में आ जाती है और वो बस अपनी गाड़ी को जल्दी से पार्किंग लॉट में पार्क करने के बाद अब वो सीधा ही गुलेरिया हाउस के अंदर आ जाती है। तो जैसे ही अनिका यहाँ पर गुलेरिया हाउस के अंदर आती है तो यहाँ पर उसे सामने श्रेया दिखाई देती है। श्रेया ने जैसे ही अनिका को इतनी हड़बड़ी में देखा तो अब श्रेया अनिका से कहती है, अनिका क्या पापा का कुछ पता चला? श्रेया की इस बात पर अब अनिका कहती है, रिलैक्स श्रेया, मैं सब कुछ बताती हूँ। ऐसा है कि पहले सबको यहाँ पर आ तो जाने दो, तब तक मैं अपने छोटे छोटे बेबी से मिल लूँ। इस बात पर अब राजलक्ष्मी कहती है, हाँ अनिका, वो भी तुम्हारे ही तो बच्चे हैं ना, और वैसे भी वो अपनी बुआ से मिलने के लिए बेचैन भी है, वैसे बच्चे यहीं पर ही हैं। अब राजलक्ष्मी की ये बात सुनते ही अब अनिका उस बच्चों की तरफ दूसरी तरफ देखती है तो यहाँ पर तीनों ही बच्चों को देखकर अब वो उनके पास जाकर अब उनके साथ खेलने लगती है, क्योंकि अनिका यहाँ पर अभी तक बाकी सब के आने का इंतजार कर रही थी। और इधर एक तरफ जहाँ ये सब हो रहा था तो इधर लंदन में दूसरी तरफ रेखा मौसी के पैलेस के बाहर अब यहाँ पर एक ब्लैक कलर की एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुक जाती है। और जैसे ही यहाँ पर वो गाड़ी रुकती है तो अब उसके ग्लासेस नीचे होते हैं। जैसे ही वो ग्लास अब नीचे हुए तो यहाँ पर उस गाड़ी में नेत्रा बैठी हुई थी और नेत्रा अपने गाड़ी के ग्लास को नीचे करके अब रेखा मूर्ति के पैलेस की तरफ ही एकटक देखे जा रही थी। और यहाँ पर उसके चेहरे पर एक सार्कास्टिक सी स्माइल भी थी, मानो वो यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ा प्लान करके आई हो।